हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम मनुष्य के पाचन तंत्र मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। वह साथ में पाचन तंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले व साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अब शुरू करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाचन क्या है। तो पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन के बड़े बड़े या जटिल पदार्थों का रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल या फिर छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन क्रिया कहलाती है। और इस क्रिया में जितने भी अंग तंत्र भाग लेते हैं उसके समूह को ही पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो ये पाचन तंत्र होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आपको इसमें दो भाग को बहुत ही अच्छे से याद रखना है और बहुत ही सरल तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहला होता है आहार नाल और दूसरा है ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथ जो होते हैं वो। तो हमको सबसे पहले ये जान लेना है कि पाचक तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और दूसरा उसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ भाग लेती है। तो आप इस सरल तरीके से जानेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले है जो आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है माउथ मतलब मुंह, फिर है इसोफेगस ग्रास नली या फिर ग्रासिका जिसे कहा जाता है, फिर स्टोमक का मतलब होता है आमाशय, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, फिर है रेक्टम और एनस। तो ये हो गए अंग जो भाग लेते हैं इसमें। और दूसरा है ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। तो यहाँ देख रहे हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स ये है, और दूसरा है लीवर मतलब यकृत, और तीसरा है पैंक्रियास मतलब अग्नाशय। तो इस तरह से आपको सबसे पहले इन दोनों भागों को याद रखना है, तब आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। तो ये देखिए, इसका जो क्रम भी वैसा ही है, माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टोमक, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे माउथ से लेके ये जो पूरी आहार नाल जो दिख रही है ना एनस तक, ये करीबन 9 मीटर लंबी होती है। तो इसे ही आहार नली कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसमें विभिन्न ग्रंथियाँ जो होती है वो इसी आहार नाल में खुलती है और आहार नली में ही पाचक रसों को डालती है, उसका स्त्राव करती है। सबसे पहले हम भोजन को अपने हाथों से अपने माउथ मतलब मुंह में डालते हैं, और मुंह में उपस्थित दांत जो है क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं और उसे पीसने में मदद करते हैं। और साथ में आपको यही पता है, ये जो मुख गुहा जो होती है इसमें दांत, जीभ और लार होते हैं। लार जैसे यहाँ पे है सैलिवरी ग्लैंड्स, तो ये ग्रंथि है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा ही लार बनता है। तो लार क्या करता है, भोजन में पानी मिला देता है और उसे नरम कर देता है। तो यहाँ पे हम ये जानें कि माउथ में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं सबसे पहली क्रिया यही होती है, और दूसरी ये होती है कि जो दांत होते हैं वो भोजन को चबाने और उसे पीसने में मदद करते हैं। और साथ में सैलिवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथियाँ होती है वो पानी लार भोजन में मिला देती है, जिससे भोजन को निगलने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, लार के जो ये 3 पार्ट्स बने होते हैं। यहाँ पे लार तो हमारे मुंह में कई प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब जो ग्रंथियाँ होती है वो, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 3 ग्रंथियाँ ही भाग लेती हैं। जब हम कभी स्वादिष्ट भोजन या उसका नाम ही सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो पानी ही लार है जो सैलिवरी ग्लैंड स्रावित करता है। इस लार ग्रंथि में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहा जाता है, और यही जो टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन का जो पाचन वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, और इसमें जो दांत होते हैं वो भौतिक रूप से भोजन को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन जो भोजन का पाचन है वो मुंह में अधूरा रहता है। अब यहाँ पे आप एक नली जैसी संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को ही इसोफेगस ग्रास नली या ग्रासिका कहा जाता है। भोजन यहाँ से धीरे धीरे इसोफेगस में आता है। ये एक लंबी और मांसपेशी से बनी हुई नलिका होती है,
इस नलिका की दीवारों में श्लेष्मा का स्त्रावण होता है जो भोजन को आसानी से धीरे धीरे आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है, क्योंकि श्लेष्मा के कारण जो भोजन है वो लसलसा लुगदी जैसा बन जाता है जो धीरे धीरे यहाँ स्टोमक मतलब आमाशय में पहुंचता है, यानी कि हमारे पेट में पहुंचता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार जैसा थैलीनुमा संरचना होता है जिसे स्टोमक कहते हैं या आमाशय कहते हैं। ये पेट के बाईं तरफ होता है और यहाँ पर भोजन करीब 3 घंटों तक पिसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूटता जाता है और एक आधा ठोस पेस्ट जैसा बन जाता है। और इस स्टोमक की दीवारों में ही उपस्थित ग्रंथियां होती है, कौन सी, आमाशय रस का स्त्राव करती हैं, जिसमें 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसे आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, भोजन का पाचन। तो सबसे पहला इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। तो इसके कार्य भी आपको याद रखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भोजन को अम्लीय प्रकृति का होता है और पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो बहुत छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन होते हैं उसका पाचन शुरू कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक बात नोट करेंगे कि प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय स्टोमक में ही शुरू हो जाता है। और तीसरा होता है म्यूकस, वो पेट की दीवारों को उसके खुद से स्त्रावित होने वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे बचाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस एसिड से पेट में अल्सर बन सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये है कि आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो पेट से यहाँ पे कहाँ, छोटी आंत, यहाँ जो देख रहे हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और पेट से जो निकलने वाले भोजन है वो जो पेशी हो छोटी मात्रा में भोजन को छोटी आंत में धीरे धीरे भेजती जाती है। स्टोमक में यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका कार्य होता है, सबसे पहला पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाया रहता है और दूसरा कि ये भोजन के साथ पेट में जो पहुँच सकने वाले कोई भी बैक्टीरिया है उसको भी मार देता है। अब यहाँ से जो भोजन है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो छोटी आंत होती है वो आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जो एक वयस्क पुरुष होता है उसमें करीब 6.5 मीटर लंबी होती है। जैसे आप ये संरचना देख रहे हैं ना, इतनी मुड़ी हुई कुंडलित संरचना होती है ये, है ना, इसे ही छोटी आंत कहा जाता है। और यहाँ इस आंत में भोजन के संपूर्ण पाचन, मतलब आपको पता है भोजन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इन तीनों का पाचन यहीं पे होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये छोटी आंत होती है वो 2 ग्रंथियों के स्त्राव को प्राप्त करती है। सबसे पहला है यहाँ पे डायग्राम में देखिए लीवर जिसे यकृत कहते हैं और दूसरा है पैंक्रियाज जिसे अग्नाशय कहा जाता है। तो ये जो लीवर यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीवर क्या करता है, पित्त स्त्राव करता है और ये पित्त कहाँ पे होता है, पित्ताशय, जो गॉल ब्लैडर है ना हरे रंग का दिख रहा है, यहाँ पे होता है। तो ये जो पित्त होता है वो क्षारीय होता है और इसमें लवण भी होता है जो क्या करता है, भोजन में जो मौजूद वसा एवं लिपिड होते हैं उसको रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि जो पाचन की क्रिया क्या होती है, रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में भोजन टूटते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि जो भोजन में वसा और लिपिड होते हैं उसको रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है और पेट से, मतलब ये स्टमक से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है, ताकि जो पैंक्रियाज है उस पर काम कर सके और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे जो एंजाइम होता है उस पर काम कर सके और उसे पचाने में आसानी होती है। अब यहाँ पे जो दूसरी पाचक ग्रंथि है यहाँ पैंक्रियाज, ये जो यकृत है, हमने पहले बताया था कि 3 पाचक ग्रंथियाँ हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज। तो लीवर के बारे में तो हमने यहाँ पे जान लिया। अब है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखिए ये एक पत्ती के आकार की संरचना होती है, येलो कलर की जो दिखाई दे रही है वो। तो अग्नाशय क्या करती है, ये भी एक ग्रंथि है जो पेट के समानांतर और उसके नीचे हिस्से में पाई जाती है और ये
अग्नाशय रस स्रावित करती है, जिसमें क्या क्या होता है यहाँ भी याद रखना है आपको। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें जो एमिलेज क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज जो है रासायनिक रूप से टूट चुके वसा को तोड़ता है, क्योंकि वसा पहले से ही धीरे धीरे यकृत जो पाचक ग्रंथि उससे टूटी हुई रहती है, लेकिन रासायनिक रूप से टूट चुके वसा को और तोड़ने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। तो यहाँ से 3 नेम याद रखने हैं। पैंक्रियाज में जो एंजाइम होते हैं वो एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और लाइपेज रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को तोड़ता है। तो उसी तरह मैं एक बार फिर से बता दूं, लीवर, यकृत में क्या क्या पाया जाता है, ये क्षारीय होता है और इसमें लवण होता है जो भोजन में मौजूद वसा एवं लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ देता है। तो ये 2 चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ जो छोटी आंत हमने अभी जो देखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, कि इनकी दीवारों में भी उपस्थित जो ग्रंथियाँ आंतरस का स्त्राव करती है और इस आंतरस में भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूरी तरह से उसका पाचन कर देते हैं। तो इस तरह से जो पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो बड़े और छोटे घुलनशील भोज्य कणों को, जो बड़े बड़े रहते हैं है ना, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, तो उसको छोटे और पानी में घुलने वाले कणों में बदल देते हैं। तो भोजन का रासायनिक पाचन जैविक उत्प्रेरक जिन्हें एंजाइम कहा जाता है उससे होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और ध्यान देंगे कि भोजन का रासायनिक पाचन जो जैविक उत्प्रेरक के द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंजाइम कहा जाता है। इस तरह से पाचन के बाद भोजन के जो कण हैं वो छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत, यहाँ छोटी आंत से होते हुए वो हमारे रक्त में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी आंत होती है वो पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य स्थान है, प्रमुख स्थान है। यहीं पे पचे हुए भोजन का अवशोषण यहीं पे होता है और पचने के बाद भोजन हमारे रक्त में मिल जाता है और उसके बाद रक्त क्या करता है, पचाए हुए और घुले हुए जो भोज्य पदार्थ भोजन होते हैं उसको शरीर के सभी अंगों तक ले जाते हैं और ले जाने के बाद क्या करते हैं, ये कोशिका के रूप में समावेशित हो जाते हैं, एसिमिलेशन जिसे कहा जाता है। और क्या करते हैं, शरीर की कोशिकाएं जो है वो समावेशित भोजन का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ हमारे शरीर के विकास और मरम्मत का काम भी करती है। और जितने जो यहाँ पे अगर अपचे जो भोजन होते हैं वो यहाँ से लीवर यानी यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसका उपयोग भी कर सकता है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ तो भोजन का शोषण हो गया, पूर्ण रूप से पाचन यहीं पे हो जाता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारे द्वारा जो हम भोजन खाए हैं और वो हिस्सा जो हमारा शरीर नहीं पचा सकता, तो ये अनपचा जो भोजन है वो इस छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता है। इसीलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से कहा जाता है ये बड़ी आंत में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और ये यहाँ पे देख रहे हो, ये भी एक संरचना है जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनकी दीवारें जो होती है वो क्या करती है, इस भोजन से, जो अनपचा हुआ भोजन है, इस भोजन में से ज़्यादातर पानी को सोख लेती है और उसे ठोस बना देती है। अब ठोस बनाने के बाद क्या होता है कि बड़ी आंत का अंतिम भाग जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टम, ये अनपचे भोजन को, यहाँ रेक्टम में अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए अपने आप में भंडार करके या फिर संग्रहित करके रखता है और अंत में गुदा द्वारा, ये जो एनस है इसे गुदा कहा जाता है, और अंत में गुदा द्वारा यह हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को मल त्याग कहते हैं। यहाँ पे ये जो है रेक्टम, ये कुछ समय के लिए यहाँ पे संग्रहित करके रखता है और अंत में जो ये गुदा एनस के द्वारा शरीर से मल के रूप में बाहर हो जाता है। तो इस तरह से ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप इसे, सबसे पहले इसके भाग को आप अलग कर लेंगे, मतलब जो जो अंग इसमें भाग लेते हैं वो, और दूसरा इसमें जो पाचक ग्रंथि है वो, तो आप सरल तरीके से इसे समझ सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को इस डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इससे पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हमारे मुख में मुख्य रूप से 3 प्रकार के सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उसके नाम हैं, पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्रंथि और तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहता है, तो उसका आंसर है टाइलिन। और दूसरा है लार का पीएच मान कितना होता है, तो उसका आंसर है लगभग 6.8। अब है स्टोमक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आमाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। उसमें फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आमाशय मतलब स्टोमक की आंतरिक झिल्ली एसियल अम्ल से किस कारण सुरक्षित रहती है, तो उसका आंसर है म्यूकस के कारण, है ना। फिर है प्रोटीन का मुख्य पाचन स्थान कौन सा है, तो प्रोटीन का मुख्य पाचन स्थान है स्टोमक आमाशय। अब है लीवर से क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, तो उसका उत्तर है लीवर यानी यकृत। और यकृत में किस रस का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहा जाता है। और इसका संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। और एक वयस्क मनुष्य के यकृत का वजन कितना होता है, तो उसका आंसर है 1.5 से 2 किलोग्राम के बराबर। अब है पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि पैंक्रियाज है। अब इसमें क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में मुख्य रूप से कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से है, जैसे मैंने पढ़ाने के समय बताया था, ट्रिप्सिन, इमाइलेज व लाइपेज, ये 3 का नाम आपको याद रखना है। और पैंक्रियाज कौन से रस का स्त्राव करती है, तो पैंक्रियाज अग्नाशय रस का स्त्राव करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एक वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई 6 और चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ही आहार नल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या है, मनुष्य के शरीर में कौन सा एक अवशेषीय अंग है, बोलने से है अपेंडिक्स, है ना, जिसे वेस्टिजिनल ऑर्गन, जिसे अवशेषीय अंग कहा जाता है। ये जो होता है अपेंडिक्स का कोई काम नहीं रहता मनुष्य के शरीर में, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है वो पशुओं में पाचन क्रिया में सहायक होता है। इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।